मेन बातें हम डिस्कस करते हैं। जो पशुधन बीमा योजना आई थी वो 29 जुलाई 2016 को आई थी। कब आई थी? 29 जुलाई 2016 को। किसने लागू की थी? ओम प्रकाश धनखड़ ने लागू की थी। हरियाणा में बेटा कहाँ से लागू की थी? झज्जर से लागू की थी। इसमें ना दो बातें याद रखना, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट का बीमा था। ठीक है, गाय भैंस का 100 रुपये का प्रीमियम था और भेड़ बकरी का 25 रुपये का प्रीमियम था। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, SC ST के लिए क्या था? ये योजना बिल्कुल फ्री थी। और जर्नल के लिए गाय भैंस का 100 रुपये का प्रीमियम और भेड़ बकरी का 25 रुपये का प्रीमियम था। एक गौ संरक्षण व संवर्धन अधिनियम आया था 16 मार्च 2015 को। और कितने नवंबर को अधिसूचित हुआ था? 19 नवंबर को। प्रधान राष्ट्रपति कौन होते थे? प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेटा जो गोचरण भूमि है उसको बचाने का काम किसने किया? संत गोपाल दास ने किया। 2 गो अभयारण्य कितने रहेंगे? 2। ठीक है, और 2 गो सदन भी 2 थे। एक तो अपना दादरी में था और एक कहाँ पर था? हिसार में था। एक दादरी में, एक यमुनानगर में था और एक अपना हिसार में था। एक और गो अभयारण्य कहाँ पर था बेटा? यमुनानगर और चरखी दादरी में। याद रह जाएगा ना? ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था जो सबसे इम्पोर्टेंट है कल दूध के बारे में भी। गाय के दूध में केरोटीन पाया जाता है और गाय के दूध में कैसीन 3% होता है। भैंस के दूध में कैसीन 4.3% होता है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं बेटा इससे। राज्य में पशु व पक्षी गोद लेने की योजना 7 फरवरी 2011। लिख लो, पशु व पक्षी गोद लेने की परंपरा। पशु व पक्षी गोद लेने की परंपरा कब शुरू हुई थी? 7 फरवरी 2011 को। राज्य में पशु व पक्षी गोद लेने की परंपरा कब शुरू हुई थी बेटा? 7 फरवरी 2011। ठीक है, हम गोद लेंगे तो मतलब हम पशुओं से क्या करेंगे? प्यार करेंगे। पशुओं को हम अपने क्या रखेंगे? साथ। तो 7 फरवरी। पशु को गोद लेने वाला प्रथम राज्य कैबिनेट मंत्री होता था कैप्टन अजय यादव। इसने ना ब्लैक बग को 22,500 में क्या लिया था? गोद लिया था। मेन तो ये एक याद रख लेना, किसने गोद लिया था? कैप्टन अजय यादव ने गोद लिया। और ये योजना कब की है? 7 फरवरी 2011। ठीक है, पशु को गोद लेने पशु व पक्षी को गोद लेने की परंपरा, यह योजना कब शुरू हुई? 7 फरवरी 2011। कांग्रेस सरकार की योजना है बेटा। हम पशु और पक्षी को क्या ले सकते हैं? गोद। और सबसे पहले गोद किसने लिया था? कैप्टन अजय यादव ने लिया था। ठीक है, किसने लिया था? कैप्टन अजय यादव ने ब्लैक बग को गोद लिया। हरियाणा पशु पंजीकरण, ठीक है, प्रमाणन और प्रजनन अधिनियम कब आया था? 2019 में। लिख लो, हरियाणा पशु पंजीकरण, हरियाणा पशु पंजीकरण प्रमाणन और प्रजनन अधिनियम कब आया बेटा? 2019 को आया। ठीक है, कब आया था? 2019 को आया था। ठीक है, हरियाणा पशु पंजीकरण और पशु प्रजनन, ठीक है, यह अधिनियम कब आया था? 2019 में आया था। याद कैसे करोगे? हरियाणा में ना जो पशु रखता है ना, पशुओं का पंजीकरण करवाता है, लोग उसे क्या मानते हैं? पशु रखने को 19 मानते हैं। ठीक है, और अच्छे काम को हम कहते हैं ना, वो काम 21 है। ठीक है, पशु रखने को लोग क्या मानते हैं? पशु पंजीकरण को लोग 19 मानते हैं, तो 2019। और पशुओं से हम प्यार करते हैं तो उसको गोद कब लेंगे? पशु पक्षी को 7 फरवरी। अपने साथ रखेंगे ना, प्यार करेंगे, तो 7 फरवरी 2011। पशु क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना आ चुकी है बेटा। ये लिख लो, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आ चुकी है, डबल अंडरलाइन कर लो। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को। 6 कल किसानों वाला वो गायों का भी पड़ा था ना, पहचान वाला, वो 18 मार्च को। 16 मार्च को गो संरक्षण व अधिनियम आया और वो कब आया था बेटा? 2 दिन बाद, 18 मार्च को आया। लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब की है? 6 दिसंबर 2019। वही है, हम पशुओं को क्या मानते हैं? 19 मानते हैं। तो पशु पंजीकरण भी कब था बेटा? 2019 में आया था। पशु पंजीकरण प्रमाणन
वो प्रजनन वाला 2019 में। कल मूरा बेंस का वो प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? नारनौद में था। मूरा बेंस ज्यादा कहाँ पर है? जींद में। बेंस ज्यादा कहाँ पर है? कम कहाँ पर है? पंचकुला में। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को कहाँ से बेटा? ये प्रॉपर पूछेगा कहाँ से शुरू की गई थी? भिवानी। जैसे पशुधन बीमा योजना झज्जर से शुरू हुई थी 29 जुलाई 2016 को। ठीक है, आगे आता है बेटा, इस योजना के तहत मार्च 2021 तक कितने लाख पशुओं को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे? 2021। ये 2021 निकल गया बेटा 10 लाख का, तो इसको याद नहीं करना। महत्वपूर्ण, हरियाणा में 25 किलोग्राम प्रति दूध देने वाली मूरा नस्ल की भैंस को किसानों को हरियाणा सरकार कितनी राशि इनाम के रूप में देती है? 30,000। ठीक है, जो मतलब भैंस कितने लीटर दूध देती है बेटा? 25 किलो दूध देती है, तो उसको हरियाणा सरकार इनाम के रूप में कितनी राशि देती है? 30,000 की। और कल हमने एक लाला लाजपत राय लुआस यूनिवर्सिटी पढ़ी थी 2011 वाले, विनोद कुमार वर्मा, और उसकी ना एक अरनाल भेड़ उसने विकसित की और हरदेनु गाय। हरदेनु गाय दूध ज़्यादा देगी और हरनाल भेड़ है ना वो क्या? ऊन ज़्यादा देगी। ठीक है, तो अब हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं मिलती? घोड़े के बारे में। एक है ना बेटा, एक बंदरगाह था लोथल, वहां से घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीट जानकारी नहीं मिली है। जब मैं सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था घोड़े के अस्थि पिंजर मिले थे लोथल। हाँ, ये हो सकता है कि लोथल एक बंदरगाह होता नहीं, वो जगह थी सुरकोटदा। कहाँ पर थी बेटा? सुरकोटदा, क्योंकि वो लोथल के आसपास थी। हो सकता है घोड़ा है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आया हो और वहां पर मर गया हो। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना ज्यादा घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, तो राज्य में पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए का जुर्माना है? 50,000 रुपए का जुर्माना है। कहने को है बेटा लोग डेली पालतू पशु छोड़ते हैं। ठीक है, गाय है ना, जब तक दूध पिएंगे तो गाय से दूध पिएंगे। अब गौशाला में छोड़ के आएंगे तो 2100 की पर्ची कटवानी पड़ेगी उनको। वो कटवाते नहीं है, रात को उसकी है ना सांकल निकाल देते हैं बेचारी की। ठीक है, यहाँ कहीं 200 रुपये वाला वो 4 व्हीलर करते हैं, छोड़ आते हैं, गाँव में छोड़ आएंगे। ठीक है, अब जुर्माना है ना, ये कहने की कागजी बातें है बेटा। आपका फतेहाबाद है ना, ये आवारा पशु मुक्त जिला है। अगर आप कागजों में देखोगे फतेहाबाद और मेवात, और यहाँ पर कितने आवारा पशु मिलेंगे आपको? ये सब कागजी चीजें होती है। ठीक है, अब राज्य में किन दिनों बेलों की छुट्टी होती है? अमावस्या को। ये बहुत बार पहले क्वेश्चन आया करता था बेटा, नोट कर लो। राज्य में किस दिन बेलों की छुट्टी होती है? अमावस्या के दिन बेलों की छुट्टी होती है। जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना बच्चा, वैसे बेलों की भी क्या होती है? छुट्टी होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन बेलों की क्या होती है? छुट्टी होती है। ठीक है, वो हमारे बुजुर्ग किया करते थे। आज वाले बेल रखते ही नहीं, छुट्टी छुट्टी है। ठीक है, अब बेलों से पहले है ना वो खेतों की जुताई किया करते थे, लेकिन अमावस्या के दिन वो क्या नहीं करते थे बेटा? खेत में जुताई नहीं करते थे। जैसे राज मिस्त्री होते हैं ना, ये दीपावली से अगले दिन रामरमी बोलते हैं ना, ये बोलते हैं विश्वकर्मा डे। उस दिन है ना क्या करते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए दे दो, चाहे आप है वो, अगर सच्चा कोई है ना मिस्त्री, वो औजार है नहीं उठाएगा। ठीक है, अब वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने पशु चिकित्सक संस्थान है? 2799। ये इस किसके, अभी तो बढ़ गए हैं बेटा, ये किसके अनुसार है? पशु रिपोर्ट, जो पशु गणना थी ना 2019, उसके अनुसार राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा संस्थान थे? 2799। कल गायों के पढ़े थे ना 18। कितने पढ़े थे? 18। हरियाणा में कौन से जिले में बिरिये बैंक अवस्थित है जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? ये क्वेश्चन आएगा बेटा। हरियाणा में कौन से जिले में बिरिये बैंक अवस्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। लिख लो, तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। कौन सा प्लांट लगा हुआ है बेटा? तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है तरल नाइट्रोजन प्लांट? नारनौल, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? नारनौल, महेंद्रगढ़ में लगा हुआ है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला, कल कुक्कुट वाला एक आपको पढ़ाया था हैदराबाद में। कुक्कुट वाला वो कहाँ पर था अनुसंधान केंद्र बेटा? हैदराबाद में। लेकिन ये हरियाणा जी के ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछ चुकी है। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1888-89 में थानेसर कुरुक्षेत्र में। लिख लो, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना, कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना
88-89 में थानेसर कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1888-89 में कहाँ पर हुई थी? थानेसर कुरुक्षेत्र में। किसकी स्थापना हुई थी बेटा? कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1888-89 में कहाँ पर हुई थी? थानेसर कुरुक्षेत्र में। मुर्गी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं कहाँ पर? गुरुग्राम में। लिख लो मुर्गी प्रजनन केंद्र। मुर्गी जैसे सुअर प्रजनन केंद्र बेटा हिसार में था, भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में था, भैंस वाला भी कहाँ पर था? हिसार में था। ठीक है, हाँ, असव वाला भी कहाँ पर था? हिसार में। लेकिन मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अब बेटा पहले है ना हमारे पास अलार्म नहीं होता था, तो हमें जगाने का काम कौन किया करता था? मुर्गा। कहते हैं मुर्गा सुबह 4 बजे ना वो बांग मारा करता था और लोग सोच लेते थे कि सुबह का टाइम हो गया। ठीक है, आजकल तो मुर्गे को बांग मारने ही नहीं देते। ठीक है, पका लेते हैं उसको। ठीक है, आजकल तो पहले वाला कोई सिस्टम ही नहीं रहा। मुर्गा है तो आलसी हो गया है बेचारा वो भी। ठीक है, वो क्यों जगाएगा? उसको पता है जगाते ही ये काट लेंगे तेरे को। ठीक है, आजकल सारा सिस्टम उल्टा हो गया है। मुर्गी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम। यहाँ तो मुर्गा जगाएगा, यहाँ गुरु जगाएगा, तो मुर्गी वाला कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। गायों व भैंसों पर संयुक्त टीका, कल एक भ्रूण प्रयोगशाला भी बताई थी कहाँ पर? हिसार में। कहाँ पर थी बेटा? भ्रूण प्रत्यारोपण वाली। गायों व भैंसों पर संयुक्त टीकाकरण का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, कल एक वो मूरा का क्लोन सच गौरव भी पढ़ा था ना। मूरा का एक क्लोन तैयार किया था, नाम क्या था? सच गौरव। ठीक है, एक हमने जो पढ़ा था बेटा, एक प्रयोग विज्ञान केंद्र पढ़ा था कैथल में। ठीक है, पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर था? कैथल में। आर्यभट्ट वाला अंबाला में। आर्यभट्ट वाला कहाँ पर था? अंबाला में। गायों व भैंसों पर संयुक्त टीकाकरण का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा। हरियाणा में आहार विश्लेषण पर प्रयोगशाला कहाँ पर है? अंबाला। ऐसे आहार ऐसे अंबाला लिख लो। हरियाणा में आहार विश्लेषण पर प्रयोगशाला। हरियाणा में किस पर प्रयोगशाला है बेटा? आहार विश्लेषण पर प्रयोगशाला। लिख लो हरियाणा में आहार विश्लेषण पर प्रयोगशाला कहाँ पर रहेगी? तो कहाँ पर रहेगी बेटा? अंबाला में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? अंबाला में। ठीक है, हरियाणा में सजावटी मछली केंद्र कहाँ पर रहेगा? झज्जर। ये है ना एक मछली की क्वालिटी होती है हेचरी। ठीक है, ये किस मछली का है बेटा? झज्जर में हेचरी मछली का रहेगा। लिख लो झज्जर में जो सजावटी केंद्र है ना वो किस मछली का रहेगा बेटा? हेचरी मछली का रहेगा। झज्जर में किस मछली का सजावटी वाला है? हेचरी। तो हरियाणा में सजावटी मछली हेचरी केंद्र कहाँ पर स्थित रहेगा? झज्जर में। अभी ये पढ़ा था ना एक वीर्य प्लांट लगा हुआ, उसमें तरल नाइट्रोजन प्लांट है, वो कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, हरियाणा में नाइट्रोजन वीर्य बैंक कहाँ पर स्थित है? नारनौल में। कहाँ पर स्थित है बेटा? न से नाइट्रोजन, न से नारनौल, ऐसे आहार, ऐसे अंबाला। याद रह जाएगा बेटा? वेरी गुड। ये मेन क्वेश्चन पढ़े थे हमने किससे बेटा? पशु पालन से संबंधित पढ़े थे। ठीक है, अब देखो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान रहेगा। लिख लो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रहेगा बेटा? पहला स्थान रहेगा। लिख लो भारत का दूध उत्पादन में विश्व में, मैंने आपको बताया था बेटा विश्व की 54% भैंसें कहाँ पर पाई जाती है? भारत। और एशिया महाद्वीप में 95% भैंसें पाई जाती है। तो भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और मैंने आपको कितनी बार बताया बेटा, डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर बनती है? डैश से डेयरी, डैश से डेनमार्क। लिख लो दुग्ध उत्पादन में या डेयरी उत्पाद में पहले नंबर पर कौन रहेगा बेटा? डेनमार्क रहेगा। लिख लो दूध उत्पादन के उत्पादन में संसार में प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। लेकिन ना दूध उत्पादन में भारत का क्या रहेगा? पहला स्थान है। दो बातें हैं बेटा, दूध तो सबसे ज्यादा भारत में होता है,
लेकिन दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, ठीक है, जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, घी हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनते हैं? डेनमार्क में। देखो, डैश से डेयरी मिल्क और डैश से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेयरी प्रोडक्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? याद हो जाएगा ना बेटा। भारत में दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा दूध यूपी, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। भारत में दूध उत्पादन में किसका स्थान आता है बेटा? अभी है ना, जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था ना, उसमें हरियाणा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में दूध उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान था बेटा? तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। लेकिन ना, दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य लिख लो, यूपी, राजस्थान, गुजरात। यूपी में बेटा आबादी ज़्यादा है तो पशु ऑब्वियस सी बात है यूपी में ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन सब अगर मैं बात करूँ ना, हरियाणा में ना प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बहुत है, 1098 ग्राम है। कितनी है बेटा? भारतीय चिकित्सक संस्थान ICMR के अनुसार प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 300 ग्राम की दूध की आवश्यकता है। लिख लो, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना ग्राम दूध चाहिए? 300। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार लिख लो, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध चाहिए? लिख लो, एक स्वस्थ व्यक्ति को, और हरियाणा में मिलता है 1098 ग्राम। ठीक है, और यानी 4 गुना हरियाणा वालों को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, कल मन्नू भाकर है ना, पहली जो हमारी लड़की बन गई है, जो 22 साल की एज की है, देखो 22 साल। ठीक है, लगभग इस क्लास में 22 साल वाले बैठे होंगे, ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल लाने वाली पहली महिला बन गई है। तो कहने का मतलब है बेटा, अपने आप को किसी भी फील्ड में आप 100% बना लो, कि कोई सिंगल फील्ड एक है। और कॉमनवेल्थ के इतिहास में आज भी है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, आई थिंक 2016-17 में जब मैं पढ़ाने वाली लाइन में आया था ना, उस टाइम में इस मन्नू भाकर के बारे में मैं पढ़ाया करता था। इसने कॉमनवेल्थ के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। इसने 16 साल की थी उस टाइम, अभी 22 साल की है बेटा। 16 साल में इसने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था मन्नू भाकर ने। 16 साल कितनी एज होती है? और आज है ना, ये ओलंपिक में 2-2 मेडल लेकर हरियाणा आएगी। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, हाँ, अभी और भी मेडल आएंगे, पेरिस ओलंपिक चल रहा है। ठीक है, और भी मेडल आएंगे, लेकिन 2 मेडल अकेले। एक सर्वजोत इसके साथ मिक्स्ड में था। सर्वजोत अंबाला से है, ये क्वेश्चन बनेगा। सर्वजोत कहाँ से रहेगा? अंबाला से रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना दूध चाहिए बेटा? बता दो। 300 ग्राम दूध चाहिए। ठीक है, पीते हो क्या 300 ग्राम? कई तो ज्यादा पीते हैं और कई पीते ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ना, ये पढ़ा था बेटा। डेयरी का विकास करने में हमें क्या आएगा? आनंद आएगा। लिख लो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में 1965 में बना था। राष्ट्रीय, लिख लो, डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर रहेगा? आनंद, गुजरात में। कब बना था बेटा? 1965। हरियाणा गठन से 1 साल पहले। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 को वो कहाँ पर हुई? आनंद, गुजरात। देखो, दुग्ध अग्रणी राज्य कौन से है? यूपी, राजस्थान, गुजरात है। ठीक है, और जो डेयरी, जो आपका दूध विकास वाला पूछे ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास वाला और भारतीय डेयरी निगम, दोनों कहाँ पर रहेंगे बेटा? गुजरात। एक 1965 में बना और एक 1970 में बना। भारत में सहकारिता के माध्यम से दूध उत्पादन का विचार डॉक्टर वर्गीज कुरियन का था। लिख लो, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। आएगा बेटा, किस क्रांति का जनक कहते हैं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को एक नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। क्या दिया गया बेटा? ऑपरेशन फ्लड। इसका जनक कौन था बेटा? वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन है ना, हम बनाते हैं विधि दिवस, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को ही तो हम कानून दिवस मनाएंगे, और 26 नवंबर को ही हम बनाएंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। किसके रूप में बनाएंगे बेटा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में बनाएंगे।
तो दूध के अगर पूछे भारत को दूध में अग्रणी करने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन था बेटा? सुनो देखो, भारत में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन किसका दिमाग था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, जिन्होंने आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की स्थापना किसने की थी बेटा? डॉक्टर। आज भी अमूल के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप अगर बीटा अमूल के प्रोडक्ट देखे होंगे ना बेटा, ठीक है। बीटा प्लांट पहला हरियाणा में कहां पर लगा? जींद, और सबसे ज्यादा रोहतक में था, ठीक है। सहकारी डेयरी की स्थापना करवाई, इसलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। लिख लो इन्हें। श्वेत क्रांति नहीं आएगा तो बेटा ऑपरेशन है फ्लड आएगा। लिख लो, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं बेटा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड आया, यहाँ क्या आएगा? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखो, श्वेत क्रांति की शुरुआत एनडीडीबी के द्वारा शुरू किए गए, ठीक है, शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कब हुई थी? 1970 में। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और एनडीआरआई कहाँ पर है? ये हम पढ़ते हैं करनाल में, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। लेकिन राष्ट्रीय डेयरी एक वो हमने पढ़ा था, वो 1955 में बना था। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? करनाल में। यह है एनडीआरआई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। कहाँ पर रहेगा बेटा? करनाल। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जन्मदिन कब होता है? और 26 नवंबर को हम किसके रूप में मनाते हैं? मिल्क डे या दुग्ध दिवस के, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में बनाते हैं। याद रह जाएगा ना? बता दो। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था? 1970 में। स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से बछड़ा जनन के 15 दिन पूर्व एवं 5 दिन पश्चात जो स्वच्छ एवं ताजा लेक्टियल शरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं, ठीक है। स्वस्थ पालतू मादा पशुओं से बछड़ा जनन के 15 दिन पूर्व, ठीक है, और 5 दिन पश्चात जो स्वस्थ एवं ताजा लेक्टियल शरण प्राप्त होता है उसे हम दूध कहते हैं, ठीक है। यानी जनन के 15 दिन पहले और 5 दिन हम कहते हैं ना, उससे खीस बनती है बेटा, ठीक है। जब भैंस है ना, उसका नया बच्चा होता है ना, भैंस हो या गाय, तो वो दूध है ना पीने में प्रयोग नहीं करते, हम खीस बनाते हैं। आज भी घरों में बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर मेहनती लोग रहते हैं, ठीक है, आज भी खीस बनती है, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, कई तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वो दूधिये को दे देती है, उसकी फेंट ज़्यादा होती है, बताते भी नहीं है, ठीक है, कि हमारे घर में भाई भैंस भी आई हुई है, दूधिये को दूध दे देंगे। फेंट भी बड़ी खतरनाक आती है उसकी, ठीक है। लेकिन ये होता है ना बताते, वो पता नहीं कितनों को नुकसान करेगा, उससे मतलब नहीं है, जेब में पैसा आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी होती है बेटा, ठीक है। पूर्ण दूध में न्यूनतम, देखो अगर पूछे ना पूर्ण दूध में न्यूनतम कितनी फैट होती है? 3.5% वसा, ठीक है। कितनी वसा होती है? 3.5%। और 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं। 3.5% वसा होती है एक किस दूध में बेटा? पूर्ण न्यूनतम दूध में। लिख लो, एक पूर्ण मिल्क में, दूध में न्यूनतम कितनी वसा होती है? देखो 80 से 90% दूध में क्या होता है? पानी होता है। 98 से 99% ग्लिसराइड पढ़ा था ना हमने, याद है कि भूल गए? वेरी गुड। पूर्ण दूध में न्यूनतम 3.5% वसा होती है, वह 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होता है। दूध एल्वियोली, दूध कूपिका कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं के छन्ने से बनता है, ठीक है। ये साइंस का फैक्ट है बेटा। दूध कैसे बनता है? रक्त कोशिकाओं के छन्ने से क्या बनता है? दूध बनता है। रक्त कोशिकाओं के छन्ने से किसका निर्माण होता है बेटा? दूध का निर्माण होता है। रक्त कोशिका के छन्ने से किसका, आजो बेटा आजो, रक्त कोशिका के छन्ने से किसका निर्माण होता है? दूध का निर्माण होता है। रक्त कोशिका के छन्ने से किसका निर्माण होता है बेटा? दूध का। दूध उतरना, यानी हम जो दूध निकालते हैं ना, की क्रिया को अंडर सिट्रन कोशिकाओं द्वारा होती है। अंडर सिट्रन कोशिका, दूध है ना नीचे कैसे आता है बेटा? अंडर सिट्रन कोशिकाओं द्वारा। और दूध बनता कैसे है?
रकत कोशिकाओं के छन्ने से। रकत कोशिकाओं के छन्ने से क्या बनेगा बेटा? दूध बनेगा। और दूध नीचे किस विधि द्वारा आता है? अंडर सिट्रन विधि द्वारा, है ना। अंडर सिट्रन कोशिकाओं द्वारा दूध उतरना, यानी दूध का नीचे आना। ऑक्सीटोक्सिन, ये हार्मोन है बेटा, ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। हार्मोन जो पशुओं में दूध उतारने में, ये पक्का आएगा, 101% आएगा। कौन सा हार्मोन पशुओं को दूध उतारने में मदद करता है? ऑक्सीटोक्सिन, लिख लो, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन आप पढ़ते हो ना बेटा, एक जैसे एक साइंस में एक क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे वो आप है ना, एक चिमनी लगा लो, उसमें ना तेल ऊपर जाता है, कैसिक तव, एक आपने पढ़ा होगा, हाँ कैसी तव होता है ना, वो चीजें होती है, उसमें ना तेल क्या जाता है? ऊपर की ओर जाता है। और इसमें दूध कहाँ आता है? नीचे की ओर आता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कैसिक तव होता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन होता है बेटा, जो दूध को, जैसे मुर्गी होती है ना बेटा, वो मरने लगती है, उसमें एक रानीखेत वायरस आता है। मुर्गियों में मरने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? रानीखेत, ठीक है। अगर रानीखेत, अगर वायरस आ गया ना, तो ऑर्डर दे दिए जाते हैं सभी मुर्गियों को मार दो, क्योंकि उसका कोई इलाज है नहीं है। अगर वो वायरस वाली मुर्गी अगर इंसान ने खा ली ना, तो उसको बहुत ज़्यादा वो नुकसान है पहुंचाती है। रानीखेत वायरस आता है, कम से कम HSSC के एग्जामों में 10 एग्जामों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि मुर्गियों में कौन सा वायरस आता है? रानी, एक बार आया रानीखेत क्या है? वायरस है। ये किस में आता है? मुर्गियों में। विश्व की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है लेगहॉर्न, कौन सी रहेगी? लेगहॉर्न। और जो अंडे का बाहरी कवच होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। अंडे का बाहरी कवच किसका बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है ना, जो पशुओं में किसको उतारने में मदद करता है? और वो नीचे आने की विधि क्या थी? अंडर सट्रन। अंडर माने नीचे, अंडर सट्रन, अंडर सिट्रन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? झूठ मत बोलना। दुग्ध व इसका संगठन, ठीक है। दूध में मुख्य रूप से बेटा क्या क्या पाया जाता है? पानी 80 से 90%। फैट भी पढ़ा था ना, स्वच्छ दूध में आज पढ़ा कितना फैट होता है? 3.5% और 8.5 अलग से, ठीक है। वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज लवण तथा सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, एंजाइम, वर्णक, फास्फोलिपिड व स्टीरोन्स पाए जाते हैं। दूध में पाए जाने वाले मुख्य तत्व ये है, ठीक है। दूध में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन है नहीं जाता कि दूध में क्या क्या पाए जाते हैं। आज तक है ना, कितने मर्जी है ना UPSC लेवल तक के क्वेश्चन देखे हैं, वो यही आता है, दूध है ना वो किसके कारण सफ़ेद होता है? कैसीन के कारण। और गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण। भैंस के दूध में कैसीन 4.3% और गाय के दूध में कैसीन 3% पाया जाता है। देखो जल, यह दूध में सर्वाधिक मात्रा में, कितने मात्रा में? 80 से 90% क्या पाया जाता है? पानी। यह माध्यम का काम करता है जिसमें दूध के सारे तत्व घुले रहते हैं, ठीक है। तो दूध में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है बेटा? जल की मात्रा ज़्यादा होती है। H2O बोलते हो क्या आप? ठीक है, जल को क्या बोलते हैं? H2O। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। दुग्ध प्रोटीन, दूध में कैसीन, एल्बुमिन, ठीक है, आदि प्रोटीन पाई जाती है, अर्थात ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करती है। अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल है ना, साइंस में बहुत बार पढ़ा है हमने। कौन सा अम्ल होता है बेटा? अमीनो अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? अमीनो अम्ल होता है। एक है दूध वसा। दूध में पाई जाने वाली वसा ज्यादातर छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होती है जो आसानी से अवशोषित हो जाती है। रासायनिक दूध से दुग्ध वसा होती है। ये ज़्यादा याद नहीं करना, इसमें पॉइंट ही लिख लो। जल पाया जाता है बेटा दूध में, प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, शर्करा या लैक्टोज। मैंने आपको बताया था बेटा, फ्रैक्टोज शर्करा के कारण किसी भी चीज़ में क्या आएगा? मीठापन या स्वाद आएगा। देखो यह केवल ये पेपर में बहुत बार आया। कौन सी शर्करा केवल दूध में पाई जाती है? लैक्टोज। शर्करा या लैक्टोज यह केवल दूध में पाई जाती है। ग्लूकोज व
ग्लूकोज नाम की शर्करा से मिलकर बनी है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह आंत में क्या करती है बेटा, प्रोटेलोइक बैक्टीरिया की वृद्धि करती है जो अवशोषण का भी बढ़ाती है। तो दूध में केवल ये पूछा जाएगा कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। बस एक ही क्वेश्चन लिख लो बेटा, दूध में, यह केवल दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा केवल और केवल किस में पाई जाएगी, दूध में पाई जाएगी। देखो दूध में बेटा क्या होता है, जल होता है, दुग्ध प्रोटीन होता है, दूध वसा होता है और शर्करा या लैक्टोज। ये क्वेश्चन आ चुका है कि शर्करा या लैक्टोज ये केवल किस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। खनिज तत्व भी होते हैं बेटा दूध में, ठीक है। दूध में पाए जाने वाले जैसे विटामिन डी है ना, सूरज से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती है, ठीक है। देखो दूध में पाए जाने वाले सभी खनिज तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। दूध कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत है जो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए बेटा बच्चे को ना स्टार्टिंग में माँ का दूध मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे में हड्डियों का विकास किसके दूध से होता है, माँ के दूध से होता है। तो बच्चे को ना माँ का दूध मिलना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है ना बेटा, तब तक उसे बाहर की कोई चीज़ वो खाता ही नहीं है, खाना पीना जानता ही नहीं है, केवल किस पर रहता है, माँ के दूध पर। इतनी ताकत होती है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीजें होती है बेटा। विटामिन डी का साथ में हड्डियों का निर्माण, हालांकि दूध में आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बच्चे के लिए आयरन की जरूरत होती है ना, इसीलिए ना जो आपने फोलिक एसिड सुना होगा बेटा, ठीक है। जो नर्सिंग लाइन से हमारी बहनें यहाँ पर है उनको पता होगा फोलिक एसिड, ये आयरन की जो आपको मतलब हॉस्पिटल में जाओगे ना, ठीक है, कोई महिला है ना तो उसको फोलिक एसिड दिया जाता है ताकि आयरन की, या उनको हरी सब्जियां बताई जाएगी। हरी सब्जियों में भी क्या होता है बेटा, पालक होती है ना, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। विटामिन ये दूध में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु सर देखो 4 बताए थे, ए डी ई के ये केवल किस में पाए जाते हैं, दूध में विटामिन पाए जाते हैं, परंतु शरीर की स्वस्थता व वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। दूध में ए डी, इसमें B1 B2 ये भी पाए जाते हैं। वैसे ए डी ई के 4 ही पाए जाते हैं, ए डी ई के, तो ये B1 पार्ट हो गया, ए डी B1 B2 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि विटामिन सी अनुपस्थित होता है। विटामिन सी है ना खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, खट्टी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग सुने हैं क्या, सी से सक्रिय सुना है क्या, ठीक है। तो ये रोग है ना, हर एक विटामिन से रोग मतलब कमी से रोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक खून होता है बेटा, अगर है ना आपका 6% से खून कम हो गया ना, 6 ग्राम से, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, ठीक है। तो कम से कम आपका खून 6 ग्राम से कभी भी कम है नहीं जाना चाहिए, ठीक है। महिलाओं में ज़्यादा दिक्कत आती है बेटा इस रोग की, एनीमिया, ठीक है। तो उनको ना मतलब आयरन वगैरह ये खून बनाने में क्या होती है, चीज़ें मदद करती है, ठीक है। विभिन्न पशुओं में दूध का संगठन, गाय में पानी लेको 80 से 90% सभी में है। देखो मैंने बताया था दूध में पानी कितना होता है, 80 से, देखो गाय में 86.5%, कोई नहीं पूछेगा, एक आइडिया लगाओ। भैंस में 83.5%, बकरी में 86.5%। फैट है ना गाय के दूध में और बकरी में ज़्यादा कम है, और लेकिन भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होती है। इसीलिए कभी भी बेटा नवजात जो बच्चा होता है ना, बेटा होता है, उसको ना हम कभी भी भैंस का डॉक्टर दूध नहीं कहते, क्योंकि बच्चे का जिस दिन जन्म होता है ना तो माँ के दूध नहीं आता है संतान से, तो क्या उसको किसकी हिदायत दी जाती है, गाय के दूध की, क्योंकि बच्चा भैंस के दूध को पचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे ही डॉक्टर मुंह उठाकर नहीं बोल देगा कि इसको गाय का दूध पिलाओ। हम सोचते हैं इसने भैंस पिला देते हैं, गाय भैंस की बहन है, कभी गलती से मत पिला देना, बच्चा बीमार हो जाएगा, ठीक है। और गाय का दूध होगा उसको और पतला किया जाता है, ठीक है, पानी मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चा उसको इजीली डाइजेस्ट
कर पाए, इसीलिए गाय को माँ माना जाता है। माँ का दूध नहीं आ रहा तो किस माँ का दूध पिलाते हैं? गाय का दूध पिलाते हैं। ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ ही तो होती है बेटा, इसीलिए शास्त्र झूठ नहीं बोलते। ठीक है, और भैंस में कितनी फैट होती है? 7। प्रोटीन है ना वो भैंस वाले में ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन किस वाले में ज्यादा होता है? भैंस में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, और देखो प्रोटीन भी ज्यादा है, फैट भी भैंस वाले में ज्यादा है। लैक्टोज शर्करा केवल दूध में पाई जाती है। लैक्टोज भी है ना, ये भी भैंस है ना, सबकी रानी है वैसे तो सब में। फैट भी ज्यादा है। ठीक है, केवल पानी कम रखती है ये, फैट भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है। ठीक है, लैक्टोज ये तो लगभग बकरी भी इसको कवर कर लेती है, खनिज। ठीक है, तो मेन बात आपको एक बात याद रखनी है बेटा कि पानी 80 से 90% है। ठीक है, और वसा पूछे ना दूध में तो 4 से 7% कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 4 से 7। और ये 3.4 से आप कर सकते हो 3 से लेकर 3.8। प्रोटीन दूध में पूछे 3 से लेकर 3.8। लैक्टोज पूछे तो बेटा आप 4.5 से लेकर 5.25 तक कर सकते हो। और खनिज पूछे तो 0.70 से 0.80 ये दूध में पाए। ये एक आइडिया ही होता है। ठीक है, तो फैट आज पता चल गया ना। ठीक है, कोई पूछ ले कि नवजात बच्चे को भैंस का दूध क्यों नहीं पिलाते, आपको कहना उसमें फैट ज्यादा होता है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हमें ना गाय का। अब डॉक्टर बकरी का बोल सकता है लेकिन बकरी लाओगे कहाँ? ठीक है, बकरी मिलेगी नहीं जल्दी से, इसीलिए गाय अवेलेबल जल्दी होती है, इसलिए बोलते हैं बेटो। दुग्ध दोहन की विधियां हैं। मशीन से दूध निकालते हैं, हाथों के माध्यम से, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, ये जानते हैं वो आप। ठीक है, निकालना भी चाहिए अगर मौका मिले तो। स्वच्छ दूध उत्पादन, वह दूध जो स्वच्छ मादा से प्राप्त किया जाता है, जिसकी गंध अच्छी हो, धूल मिट्टी एवं हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु रहित हो, स्वच्छ दूध कहलाता है। ठीक है, स्वच्छ दूध ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। उद्देश्य दूध जनित बीमारियों से बचाने के लिए दूध से बनने वाले उत्पादों को गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन जरूरी है। पशु पूर्ण रूप से स्वच्छ दूध किस में आएगा? पशु पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए बेटा? स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध का दोहन किया जाता है वह पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 8 बजे उठे, 8 बजे जो बाल्टी मिली वही ठीक है और उससे दूध निकाल लिया। ठीक है, उसमें बिल्ली वगैरह के वो भी हो सकते हैं, उसको अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारी माए बहनें हैं ना, वो 4 बजे उठ जाती है। ठीक है, तो पशु सालता पूर्ण रूप से साफ सुथरी, जहाँ पर पशु हमारे बैठते हैं ना तो वो क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी। जिस व्यक्ति के द्वारा दूध दोहन किया जाता है वह पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए, किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। दूध दोहन से पहले थनों की क्या करनी चाहिए? साफ सफाई। दूध से होने वाली बीमारियां, मेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा। दूध से होने वाली बीमारियां लिख लो। दूध से होने वाली बीमारियां, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा बेटा। दूध से होने वाली बीमारियां, दूध से कौन सी बीमारी हो सकती है? अगर स्वच्छ दूध ना हो ना बेटा तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या पढ़ेंगे? दूध से होने वाली बीमारियां। ठीक है, अब देखो टीबी ट्यूबरकुलोसिस किससे हो सकती है बेटा? दूध से हो। अगर हमें स्वच्छ दूध ना मिले ना तो इससे क्या हो सकती है बेटा? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सुना है क्या टीबी के बारे में? टीबी है ना, मतलब कहते हैं कि ज्यादा दिनों तक खांसी किसी इंसान को है ना, बलगम है तो क्या हो, इस किसके लक्षण है? टीबी। ठीक है, टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। कौन रहेंगे बेटा? अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, टीबी ठीक हो सकता है लगभग। गांव में आपको पता नहीं है बेटा, कम से कम है ना, गांव में टीबी के हर गांव में कम से कम 25 से 30 पेशेंट है और ये फैलता है। टीवी है ना, इसके टीवी वाले इंसान के आप पास बैठोगे ना, आपको क्या हो सकता है बेटा? टीवी हो सकता है। तो थोड़ी सी इनसे सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। टीवी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, डिप्थीरिया हो सकता है, स्कोलेट फीवर हो सकता है, सोप्टिक सोर हो सकता है और हेजा हो सकता है। मेन तो टीवी, टाइफाइड, हेजा, एक डिप्थीरिया, ये 4 चीजें आ चुकी है बेटा। लिख लो टीवी, टाइफाइड, हेजा, डिप्थीरिया, टीवी, टाइफाइड,
हैजा, ठीक है। और डिप्थीरिया, स्कोलेट फीवर, सेप्टिक सोर, ये ना याद होना, 4 पक्का याद करना है बेटा। टीबी हो गया, हैजा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, शुद्ध दूध की जांच के लिए ना कौन सा टेस्ट होता है बेटा? मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन प्रशिक्षण, लिख लो। शुद्ध दूध की जांच के लिए मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन प्रशिक्षण, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन प्रशिक्षण। शुद्ध दूध की जांच करने के लिए कौन सा प्रशिक्षण होता है बेटा? मिथाइल ब्लू रिडक्शन प्रशिक्षण होता है। दूध में पानी की जांच के लिए विशिष्ट गुरुत्व लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर है ना, शुद्धता के लिए होता है बेटा, ठीक है। लिख लो, दूध में पानी की जांच के लिए विशिष्ट गुरुत्व लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर है ना, ये इसकी किसकी? दूध में पानी की जांच के लिए होता है, ठीक है। अब है ना, आप कई घरों में क्या होता है, वो दूध में पानी मिला देते हैं, वो सोचते हैं दूध ये को क्या पता चलेगा, लेकिन वो मशीन पर ले जाएगा ना, वो फैट बता देगी बेटा। जो फैट आपकी रोजाना 100% आती थी ना, पानी मिलाते ही वो 60-70% आ जाएगी। हम खुश जरूर हो जाएंगे कि दूध हमारा 2 से 3 किलो हो गया, लेकिन रेट आप औसत निकालोगे ना, उतनी आएगी, ठीक है, क्योंकि फैट 100 का होगा तो वो उस हिसाब से बिकेगा ना, ठीक है। तो हम पानी मिलाना से बाज नहीं आते, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। दूध में वसा की जांच के लिए एक्टोब्यूटाइरोमीटर, एक्टोब्यूटाइरोमीटर, ये किसकी जांच के लिए? वसा जांच के लिए, ठीक है। ये भी नहीं आएगा बेटा, मेन ये आएगा दूध का पाश्चुरीकरण, ये क्वेश्चन आता है। दूध के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तथा 73 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध को दही में कितने करके बनाने के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और 21 तिया कितना होता है बेटा? 63। दूध में जितने भी तत्व है उनको नष्ट करना है ना, तो दूध को कितने डिग्री पर गर्म कर दो? 63 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटा, और 73 पर 15 मिनट, 15 सेकंड, ठीक है। आगे आता है बेटा, प्रति मिलीलीटर दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ये इसमें इतनी प्लेट, ये छोड़ो बेटा। नोट, पाश्चुरीकरण दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मिलीमीटर कितने से नहीं हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए? 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूध में क्या है? ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन के कारण दूध क्या आता है बेटा? नीचे आता है। किस हार्मोन के कारण दूध नीचे आएगा? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन के कारण दूध। और वैसे पूछे तो अंडर सिट्रन विधि द्वारा दूध नीचे आता है, याद रह जाएगा ना। दूध के स्रोत, ये नियंत्रण के उपाय, ये याद नहीं करने बेटा। दूध का भौतिक गुण, दूध का रंग क्या होता है? सफेद। गाय का दूध क्या होता है? पीला। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध का स्वाद क्या होता है? मीठा। किसके कारण? लैक्टोज, शर्करा के कारण। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.03 तथा भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 60 फ़ारेनहाइट तापक्रम से 1.032 होता है, ठीक है। ये दूध का उबाल बिंदु पूछा गया था 101 डिग्री सेल्सियस। दूध का उबाल बिंदु लिख लो 101 डिग्री सेल्सियस। चाय जैसे उबलने लग जाती है ना, वो तापमान कितना होता है तब दूध उबलेगा? 101 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसको अगर पूछे जीवों को, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो? 63, 30 मिनट, और 73 पर 15 सेकंड। दूध का पीएच मान पढ़ा था ना बेटा? 6.4 से 6.7 अम्लीय प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है दूध की? अम्लीय। बकरी की कौन सी थी? कितना पीएच मान था? 7.3, ठीक है। अतः कुछ अम्लीय होता है दूध का, ये याद मत करो। दूध की विद्युत संचालकता रहने दो। दूध में अम्लता 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक व विकसित। लिख लो, दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक व विकसित। दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है बेटा? प्राकृतिक व विकसित। लिख लो, दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक और
विकसित होती है, प्राकृतिक और विकसित होती है। दूध का गाढ़ापन है ना 58 फ़ारेनहाइट पर, ये भी रहने दो। भैंस के दूध का ना वैज्ञानिक मान, ये तो आज भी पढ़ा था बेटा, भैंस के दूध में, ठीक है, वसा व 9% SNF 6 से 9, ठीक है। गाय के दूध में 3.5 से 8.5, ठीक है। ये वैसे ही है बेटा, स्टार्टिंग में वहां हमने पढ़ा वो सही था। विपणन दूध के प्रकार, संपूर्ण शुद्ध दूध, ये भी याद नहीं करना। मानकीकृत दूध, टोंड, ये जो दूध है ना बेटा, सरकारी डेयरी द्वारा दूध के मानक को तय किया गया, जिसमें पूर्ण दूध में पानी तथा सपेटा दूध के पाउडर में मिलाकर विशेष, ये टोंट दूध आपने सुना होगा ना, वो आता है बेटा, पाउच आते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टोंड दूध बोलते हैं। बस इतना याद करना। एक मानकीकृत दूध होता है, एक संपूर्ण दूध होता है। एक मानकीकृत दूध होगा बेटा, एक संपूर्ण दूध होता है, और एक कौन सा दूध होता है, टोंड दूध होता है, ठीक है। अब यहाँ गाय व भैंस के दूध की तुलना रहेगी। गाय व भैंस के दूध की क्या रहेगी, तुलना। भैंस के दूध में अपेक्षाकृत क्या होता है बेटा, पतला। गाय का दूध क्या होता है, गाढ़ा होता है। बस इसमें से पढ़ना है, सीख लो। कुछ पीलापन किए हुए सफेद है भैंस के दूध में, ठीक है। भैंस का, इसमें गाय का दूध क्या होगा, पीला, भैंस का दूध क्या होगा, सफेद। तो गाय के दूध में क्या होता है, कैरोटीन होता है, और भैंस के दूध में कैसीन ज्यादा होता है। स्वाद गाय में कम मीठा होता है, भैंस का दूध अधिक मीठा होता है। इसीलिए लोग भैंस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि लोगों को मीठा क्या है, ज्यादा पसंद है। लोगों को मीठा क्या है बेटा, ज्यादा पसंद है। कैरोटीन की मात्रा अधिक होना, और यहाँ पर कैरोटीन कम। भैंस का दूध अगर सफेद है तो कैरोटीन कम है, गाय का दूध ज्यादा है तो इसमें कैरोटीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। विटामिन ए की मात्रा किसके दूध में कम है, गाय। और अपेक्षाकृत विटामिन ए ज्यादा किसके दूध में है बेटा, भैंस के दूध में। हिमांक, ये रहने दो। अपेक्षाकृत गुरुत्व, वसा रहित ठोस पदार्थ कम होना, और उसमें फैट ज्यादा है। वसा की प्रतिशत मात्रा कम होना, भैंस में क्या है, वसा ज्यादा है। स्नेह कणकों का छोटा तथा अधिक संख्या का होना, बड़े बड़े दूध वसा में ब्यूटारिक तथा सिट्रलारिक अम्लों का कम होना, इसमें अधिक होना, ठीक है। लो ताम्र तथा मैग्नीज लवणों का अधिक होना, और उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। मैग्नीशियम तथा सोडियम लवणों की मात्रा कम होना, ये है ना, जो ये चीजें दी गई है ना, ये आपके लिखने वाले एग्जाम के लिए ज्यादा होती है। इसमें ना केवल 4 क्वेश्चन बनेंगे इस टेबल से। एक तो ये बनेगा कि फैट किसके दूध में ज्यादा होती है, भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है, गाय में कम होती है। एक ये क्वेश्चन बनेगा बेटा आपको कि गाय का दूध है ना वो कम मीठा होता है, भैंस का ज्यादा। गाय का पीला होता है कैरोटीन के कारण, भैंस का सफेद होता है केसिन के कारण। भैंस के दूध में केसिन की मात्रा 4.3 होती है, गाय के दूध में 3% होती है। 4 ही क्वेश्चन बनेंगे गाय और भैंस का, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। दूध से प्राप्त विभिन्न उत्पाद, खीस, ये सबको पता होती है बेटा। दूध से क्या बनती है आपकी, खीस बनती है। क्या बनती है, खीस बनती है। दूध से क्या बनती है, क्रीम बनती है। दूध से मक्खन बनता है, दूध से दही बनता है, ठीक है। और दूध से क्या बनता है, दही बनाने की विधि है, दूध को छानना, गर्म करना, जमाना, ठंडा करना। दूध से क्या बनता है बेटा, खोया बनता है। क्या बनता है, खोया बनता है, ठीक है। वही सेम चीजें हैं कि किस में किसकी मात्रा ज्यादा रहेगी। अब सिर्फ है ना इसका एक लेक्चर और होगा बेटा, उसमें ना जितने भी हमारे पशु है ना उनके वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। जैसे गाय को मतलब बोस इंडिकस बोला जाता, भैंस को बोस इंडिकस बोला जाता है, ठीक है। इनके सभी के रासायनिक हमें वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। एक लेक्चर इसका और होगा, फिर आपका ये एनिमल जो आपका एस्पेंट्री वाला पार्ट है ना, जो आपके HSC के एग्जामों में या किसी भी एग्जाम में आएगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको पढ़ना होगा। ये PDF भी टेलीग्राम में आप जो आपका ग्रुप है ना उसमें कल ये टॉपिक कंप्लीट होते ही PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी ये देख सकते हो। वैसे ये जो अलग से हरियाणा जी के बुक आई थी ना उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आज वाला समझ आ गया क्या, बता दो। एक थोड़ा टाइम से आया करो, ठीक है, आपके लिए वैसे ही, क्योंकि ये
धांगड़ से या साइड से बसें लेट आती है ना, 9:15 वैसे ही ऑटोमेटिक 9:20 पर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ बाद में, इससे लेट मत हुआ करो, ठीक है। एटलीस्ट है ना आपके लिए वैसे क्लास का टाइमिंग है 9 बजे, ठीक है, और 9 बजे यहाँ पर 10 बच्चे मिलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा लेट करते हैं, आप उससे भी लेट हो रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि उसके बाद एंट्री नहीं होगी, वो अच्छी बात नहीं है, वो आप समझदार हो बेटा। अब हर चीज़ें किसी के लिए बताई नहीं जाती, आपको खुद समझना चाहिए ये चीज़ें। आप लेट आओगे नुकसान आपका है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, एक मैं जब बैंकिंग की तैयारी करता था ना, एक हमारे टीचर हुआ करते थे, वो जब भी मैं लेट आया ना बोले एक ही बात बोलते, बेटा चलती बस में आओगे ना सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं समझ गया बेइज्जती कर दी इज्जत से इन्होंने, ठीक है, बोला सीट नहीं मिलेगी चलती बस में चढ़ोगे तो, यानी पहले आओगे तो क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। उन्होंने ना तो कुछ बोला, ठीक है, इज्जत से बेइज्जती कर दी, तो उसके बाद मैं कभी लेट नहीं हुआ, ठीक है। ये टीचर की निशानी होती है, वो बोलता नहीं है, ठीक है, तो लेकिन हमें फील कर लेना चाहिए कि आज ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश किया। देखो 9:30 तक हर कोई पहुंच सकता है, 9:30 तक मैं रिवीजन करवाता हूं पहले वाले टॉपिक के, एग्जैक्ट टॉपिक अपना 9:30 शुरू होता है, तो एटलीस्ट 9:30 है ना, कोई कितना भी, क्योंकि बेटा आज आपको है ना ये बस वाली प्रॉब्लम आज नजर आ रही है, जिस दिन जॉब लग जाओगे ना आप वहां पर 8:55 पर पहुंचोगे, बायोमेट्रिक होगी, वहां 9:30 गए ना आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, ठीक है, फिर आप एडजस्टमेंट करोगे। तो आज भी जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना कोई, वहां पर 8:55 पर 1 घंटे पहले गेट के आगे तैयार मिलोगे। वो चीजें आज अपनाओ ना, आप आज ये सोचो कि मेरा ये चीजें हैं मेरे साथ है, तो उस दिन है ना जाग भी अलार्म की। अब पढ़ने वाले बच्चे को कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग है ना ये आपको 5 बजे उठा देगा, ठीक है। और फिर हम कहते हैं अलार्म लगा लेते हैं और अलार्म बजती है, फिर कहते हैं 2 मिनट और सो जाता हूँ, फिर 2 मिनट 2 घंटे बाद होगी वो, ठीक है, फिर 2 घंटे बाद जाग आएगी। ध्यान रखना, थैंक यू।